Hello everyone, I'm Surbhi Reheja and I welcome you all to the official channel of Bansal Academy. जैसा कि अभी हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 8 जो हमारा यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर बायो यूनिट से विच इज डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपके साथ बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट यूनिट जो होगी आपकी मॉलिक्यूलर बायो, जो आपके सिलेबस में फंडामेंटल प्रोसेसेस के नेम से मेंशन है। सो अगेन आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहां पर आपको जितने भी हमारे लेक्चर सीरीज में जो भी वीडियोस रहेंगी या फिर जो भी हमारा पीडीएफ नोट्स यहाँ पर होगा वो सब प्रोवाइडेड रहेंगे और वीडियोस का लिंक भी हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। और जितना भी यहाँ पे वीडियोस होंगी हमारी सब आपको मिलेगी हमारे CSNet लाइफ साइंस बंसल एकेडमी के चैनल पर। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन रहती है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, PhD नोटिफिकेशंस के लिए या फिर जो भी आपके हम लेक्चर सीरीज मतलब जो भी हम लेक्चर सीरीज कंडक्ट करते हैं सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। और आप डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप TEQ बाय बंसल एकेडमी टेक ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर। तो आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि आपने यूनिट वाइज पेपर को देकर कि आपने यूनिट वाइज आपकी प्रिपरेशन कैसी है या फिर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर होगा डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। सो अभी हम मॉलिक्यूलर बायो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायो यूनिट का जो रेफरेंस आपका रहेगा वो यहाँ पर होगा वॉटसन बुक। ठीक है, अब जनरली देखो वॉटसन बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। वॉटसन है, इसके अलावा जीन की बुक रहती है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम मतलब ऐसे 2-3 बुक से कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायो यूनिट। सो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बायोकेमिस्ट्री यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, सेम अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर बायो यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मीन्स अगर आप अभी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जून एग्जाम के लिए अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। इन टॉपिक्स को आपको मतलब एक प्रॉपर रिवीजन यहाँ पर कर दिए। तो जिसमें पहला टॉपिक आपका यहाँ पर आता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस सेल्सन स्टोल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया था आफ्टर 1 जनरेशन आफ्टर 2nd जनरेशन, जो बेसिकली ये प्रूफ करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा एंजाइम्स। अब जनरली आपके एंजाइम पार्ट से क्वेश्चन आता है। एंजाइम पार्ट से क्वेश्चन जैसे कि पोल 1, पोल 2, पोल 3 जो आपके एंजाइम्स है, एक्टिविटीज कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर आरएनए प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी किसके पास यहाँ पर होती है। तो यहाँ से कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एंजाइम से। तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअल में इसी पार्ट को कवर करने वाले हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन रेप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर है क्या, इट इज रेप्लिकेशन। तो पहले तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर बायो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे यहाँ पर क्या आता है, रेप्लिकेशन यहाँ पर आ जाता है। रेप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी करना है, फीचर्स, एंजाइम्स एंड प्रोसेस। ठीक है, वैसे सिंपली अगर हम देखें ना, मॉलिक्यूलर बायो में एक्चुअल में जो टॉपिक्स हमारे बनते हैं सब इंटरलिंक टॉपिक्स है। रेप्लिकेशन आप पढ़ोगे, रेप्लिकेशन के बाद आपको कुछ रिपेयर्स के बारे में पढ़ना होगा, रिपेयर सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आ जाती है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़नी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन आ जाता है। ट्रांसलेशन के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस पढ़नी होती है। फिर आप रेगुलेशन वाले पार्ट पर जाते हो। रेगुलेशन वाले पार्ट में वहां पर क्या हो जाता है कि आपको प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन पढ़नी है, यूकैरियोटिक रेगुलेशन पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन में जैसे लैकोपेरोन है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन है, और एक टॉपिक यहाँ पे बैक्टीरियोफेज रेगुलेशन का बनता है। यूकैरियोटिक रेगुलेशन में जैसे हम हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं, न्यूक्लियोसोम के बारे में देखते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए आपका मॉलिक्यूलर बायो का जो सिलेबस है ना वो सब इंटरकनेक्टेड है।
तो ऐसा कुछ नहीं बनता है कि आप कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हो या फिर कौन से टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। मीन्स आपको अगर टॉपिक्स को पढ़ना है इंटरलिंक्ड है तो आपको पहले वाला टॉपिक की नॉलेज होगी, तभी आप सेकंड टॉपिक को आप इजी तरीके से पढ़ सकते हो। बट फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स को मेंशन किया है ना कि जो मतलब ऐसा होता है कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन की प्रोसेस, ठीक है, इसकी आपको डीप नॉलेज हो। डीप नॉलेज मतलब आपको पता हो कि ओगाजा के फ्रेगमेंट्स कहाँ पर बनता है, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ पर बनता है, लेगिंग स्ट्रैंड कहाँ पर बनता है, 5' to 3' जो सिंथेसिस यहाँ पर होगी वो कैसे यहाँ पर होती है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर मतलब आपको प्रोसेस और एंजाइम्स इन सब का क्लियर हो एप्लीकेशन का। फिर एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है वो आता है रिपेयर सिस्टम। रिपेयर सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम हम करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एंजाइम से आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जनरली जैसे देखो हम जो 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस करते हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन में जो आपका इंपॉर्टेंट होगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो हम 4 टाइप के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें स्प्लाइसिंग आ जाता है, टेलिंग है, कैपिंग है, आरएनए एडिटिंग है, यहां से क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वुबल हाइपोथेसिस, जैसे आप जेनेटिक कोड की तरह जेनेटिक कोड्स को पढ़ते हो तो वहां पर आप एक वुबल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जिसमें हम यहाँ पर बेसिकली देखते हैं डिफरेंट आरएनएस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम कोडोन और एंटीकोडोन की बेस पेयरिंग यहाँ पर देखते हैं, वोवल पोजीशन यहाँ पर पढ़ता है। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टीआरएनए मॉलिक्यूल एक्चुअल में इन जेनेटिक कोड्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, ठीक है, अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड को इंसर्ट करने के लिए कितने टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली वोवल हाइपोथेसिस से बन सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है एंजाइम्स एंड फैक्टर्स इन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस में देखो क्या होता है ना कि जब हम इतना सब कुछ डेप्थ में पढ़ते हैं ना तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि सैचुरेशन आ जाता है, कि ऐसा होता है कि इतने सारी प्रोसेसेस को कैसे याद रखिए या फिर जो इतने एंजाइम्स इतने फैक्टर्स को कैसे याद रखिए। तो देखो सिंपल सा ऐसा है कि आप इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले कवर करो, जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस जैसे इंपॉर्टेंट है, फिर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में अगर ट्रांसलेशन आपसे पूरी प्रोसेस पे नहीं समझ में आ रही, कि नहीं पता लग रहा है कि कहाँ कैसे कुछ हो रहा है, तो सिंपल सा इतना याद रखना कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे IF1, IF2, IF3 इनका फंक्शन क्या है, ऐसे EF2 आता है, TU, EFG होता है, EFTS होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं इन यूकैरियोट्स, इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट्स, तो इन फैक्टर्स के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि फैक्टर से ना कभी कभी डायरेक्ट पार्ट बी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे IF3 का फंक्शन क्या है, IF2 का फंक्शन क्या है, या IF1 का फंक्शन क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रांसलेशन में सिर्फ फैक्टर्स की नॉलेज रखना कि फैक्टर्स का मेन फंक्शन क्या है, वहां से आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है इट इज लैकोपेरोन, ठीक है। लैकोपेरोन है जिसमें हम रेगुलेशन पढ़ते हैं, म्यूटेशन हम देखते हैं, ऑपेरोन के रेगुलेशन कैसे यहाँ पर होता है। लैकोपेरोन को हम यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल्स पे बनाते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन के साथ। तो कब ऑपेरोन ऑन होता है, कब ऑफ होता है, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकोज की प्रेजेंस में या लैक्टोज की प्रेजेंस में, तो ये लैकोपेरोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन। बैक्टीरियोफाज रेगुलेशन में आप ये देखते हो कि जो बैक्टीरियोफाज है यहाँ पर जो लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में कैसे यहाँ पे मतलब कन्वर्जन होती है, कि कौन से साइकिल को प्रेफर करता है, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी से आपका जनरली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या फिर पार्ट बी में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जैसे C1 है या फिर जो क्रो फैक्टर्स हैं ये एज अ रिप्रेसर की तरह काम करता है, एज अ एक्टिवेटर की तरह काम करता है, लिटिक साइकिल को कौन प्रमोट करता है, लाइसोजेनिक साइकिल को कौन प्रमोट करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सो इसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो यहाँ पर आता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंड RNA इंटरफेरेंस। हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आप पढ़ते हो वेरिएंट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। जैसे आपका यहाँ पे मतलब डिफरेंट ऑक्टामर होता है, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 इनके डिफरेंट वेरिएंट्स होता है, और ये वेरिएंट्स कब हिस्टोन प्रोटीन में मतलब किस कंडीशन में वो वेरिएंट्स एक्चुअल में आता है या फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये वेरिएंट्स वाला इंपॉर्टेंट होता है जो हम मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ एसिटाइलेशन करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं कि जीन कब एक्सप्रेस करता है या फिर जीन रिप्रेस कब करता है। तो यहाँ से आपका एक पार्ट बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है।
और नेक्स्ट यहाँ पे एक आपका आरएनए इंटरफेरेंस वाला आ जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस में जिसमें हम siRNA या miRNA पढ़ते हैं, ठीक है। siRNA कैसे काम करता है, miRNA, तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक आपका वैसे ट्रांसपोजोन्स में एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आपके डीएनए ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ठीक है, वायरल ट्रांसपोजोन्स क्या है, इनका मतलब एक टेबल है, मतलब जनरली वॉटसन में ही एक टेबल दी है जिसमें डीएनए ट्रांसपोजोन्स, वायरल ट्रांसपोजोन्स, रेट्रोवायरल ट्रांसपोजोन्स, इन सब की मतलब वो मेंशन है कि एग्जाम्पल क्या क्या है और मतलब क्या क्या वहां पर कौन कौन से टाइप वहां पर आती है। तो वो अगर एक टेबल वगैरह भी देख लोगे ना, तो ट्रांसपोजोन का अगर कुछ क्वेश्चन आता हो तो वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसा है, वॉटसन में आपको ना टेबल की फॉर्म में काफी कुछ मिल जाता है, जैसे डीएनए रिपेयर एंजाइम्स का भी मिल जाता है, वहां पर ट्रांसपोजोन्स का मिल जाता है, तो काफी सारी चीजें। तो अगर आप सिर्फ वॉटसन में जो टेबल मेंशन है अगर आप वो भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपके क्वेश्चंस काफी अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो ये हमारे यहाँ पर था लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायो यूनिट। सो इसमें देखो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें से हम कुछ टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम कवर भी करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर होगा एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एंजाइम से। फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। रेप्लिकेशन का मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पर आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज एंजाइम देखो, पॉलीमरेज एंजाइम की नेम से इंडिकेशन यहाँ पर है। पॉलीमरेज एंजाइम करेगा क्या, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करेगा। अब पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पॉलीमर बनाएगा। अब पॉलीमर किसका बना रहा है, मतलब यहाँ पे पॉलीमर बनेगा, डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। अब डीएनए पे यहाँ पे किसका यहाँ पे मतलब पॉलीमर किसका यहाँ पे होता है, उसकी यूनिट यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन यहाँ पर होगी और एंजाइम यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन होगा जो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे करेगा। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम भी डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसे फिर नेक्स्ट हम करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब प्रोकैरियोट्स में जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहता है, इकोलाई यहाँ पर होगा। इकोलाई में यहाँ पर जो 5 डिफरेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये भी कैसे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है इनका टेम्पलेट स्टैंड क्या रहने वाला है, टेम्पलेट यहाँ पे रहेगा डीएनए। तो जब भी एंजाइम मतलब जिस टेम्पलेट को वो यूज करते हैं उसी के बेसिस पर पॉलीमरेज एंजाइम का नेम होता है। अगर आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और अगर डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो रेप्लिकेशन में टेम्पलेट हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। तो यहाँ पे एंजाइम्स कैसे यहाँ पर आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इकोलाई में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, टोटल 5 पॉलीमरेजेस एंजाइम है, ठीक है, जिससे डीएनए पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4 एंड पोल 5। इकोलाई में टोटल 5 पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर होते हैं। तो अब इन्हीं को डिटेल में करते हैं कि पोल 1 की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पोल 2, पोल 3, पोल 5 एंड पोल 4 एंड पोल 5। तो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर आता है, फर्स्ट हमारे यहाँ पर आता है डीएनए पोल 1 पॉलीमरेज 1 एंजाइम। अब ये जो पॉलीमरेज 1 एंजाइम है इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है। कॉर्नबर्ग एंजाइम इसलिए क्योंकि ये जो एंजाइम है इसे डिस्कवर किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने, ठीक है। आर्थर कॉर्नबर्ग थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और इनिशियली में ये समझा जाता था, ये माना जाता था कि जो पोल 1 है, पोल 1 ही एक मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। इनिशियली ऐसा था, ऐसा समझा जाता था कि जो पोल 1 है, पोल 1 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ठीक है। पोल 1 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। जब कॉर्नबर्ग ने मतलब इन्हें डिस्कवर किया था तो पोल 1 को यहाँ पे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम बोला। बट लेटर ऑन स्टडीज में पता लगा कि पोल 1 इज नॉट द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहाँ पर आता है पोल 1 इज मोनोमरिक प्रोटीन। एंजाइम है, प्रोटीन यहाँ पर होगा, प्रोटीन भी यहाँ पे कैसा है,
मोनोमरिक प्रोटीन। मोनोमरिक प्रोटीन मतलब सिंगल सबयूनिट से यहाँ पे कंसिस्ट होगा यहाँ पे ये एंजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, जिस रीजन से यहाँ पे बोला गया कि जो पोल 1 एंजाइम है इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ये क्या यहाँ पे था, पोल 1 के पास, पोल 1 हैज 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पोल 1 के पास है, एंड पोल 1 इज द ओनली एंजाइम टू हैव दीज 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। और किसी भी एंजाइम के पास ये तीनों एक्टिविटीज नहीं है एक्सेप्ट पोल 1। अब ये तीनों एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या है, फर्स्ट वन इज 5' to 3' polymerase activity, second one is 5' to 3' exonuclease activity, third one is 3' to 5' exonuclease activity. So polymerase enzyme ये 3 enzyme activities को बियर करता है, 5 to 3 polymerase, 5 to 3 exonuclease and 3 to 5 exonuclease activity. तो पहले समझते हैं ये तीनों एक्टिविटीज का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मतलब 5' to 3' polymerase क्या होगा, 5' to 3' exonuclease एंड 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज 5' to 3' पोलीमरेज एक्टिविटी। और जितने भी एंजाइम्स होंगे, ऑल डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम हैज 5' to 3' पोलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी के बिना तो कोई भी एंजाइम पॉलीमराइजेशन कर ही नहीं पाएगा। अब पॉलीमराइजेशन यहाँ पर हो रही है, मतलब एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, रेप्लिकेट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मतलब एंजाइम किस में हेल्प कर रहा है, रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। अब हमारे पास देखो सिंपल सा होता क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड हैज द डायरेक्शन 3' to 5', 3' to 5' डायरेक्शन यहाँ पर होगी। एंड अभी हमें कल ही लेक्चर में देखा था कि ये जो यहाँ पे रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है, रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड प्राइमर, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, and the direction of the primer is 5' to 3'. And we have seen that DNA polymerase enzyme can extend only 3' end of 3' end of primer या फिर 3' end of any nucleotide। मतलब ये क्या कर सकता है, सिर्फ 3' end को एक्सटेंड कर सकता है, इसके पास सिर्फ यही प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे 3' OH है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा कोई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं, बेसिकली यहाँ पे ट्राइफोस्फेट की फॉर्म में, जैसे पॉलीमराइजेशन यहाँ पे रेप्लिकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे हमारे डीएनटीपीस, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीएनटीपीस यहाँ पर आएंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर हो जाएंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट्स यहाँ पर आएंगे, डीएनटीपीस आएंगे। अभी जो डीएनटीपीस होंगे दे हैव 5' फोस्फेट ग्रुप, 5' फोस्फेट ग्रुप यहाँ पर होगा, और ये जो 3' OH है, अब इनके बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में, यहाँ पर जो 5' फोस्फेट आया और यहाँ पर जो 3' OH यहाँ पर होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होगा, जिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से यहाँ पे जो OH है 3' एंड का, वो फोस्फेट के साथ यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अब ये किसकी फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आता है ट्राइफोस्फेट की फॉर्म में, मतलब एंटीपीस यहाँ पे कैसे ऐड होते हैं, ट्राइफोस्फेट की फॉर्म में, एंड यहाँ पे रिलीज कर जाता है, पायरोफोस्फेट रिलीज करता है, और ऐड यहाँ पर हो जाते हैं एनएमपीस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मोनोफोस्फेट की एडिशन हो जाएगी, एंड पायरोफोस्फेट यहाँ से क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। अब जब ये ऐड होगा फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आएगा, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड फिर से उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, 5' फोस्फेट प्रेजेंट होगा, और फिर से यहाँ पे 3' OH होगा, अटैक यहाँ पर होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। अब ये जो पोलीमराइजेशन यहाँ पर हो रही है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन कैसे, ये होते जा रही है कैसे, 5' to 3' डायरेक्शन में क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर हो रही है। तो जितने भी यहाँ पे पोलीमरेज एंजाइम होते हैं, पोलीमरेज एंजाइम, डीएनए पोलीमरेज एंजाइम यहाँ पे ये बाइंड करेगा, ये बाइंड कर रहा है, और ये क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करवाता है। किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे करवा रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, 5' to 3' पोलीमरेज एक्टिविटी। कि जैसे जैसे अब ये एंजाइम आगे मूव करता जाएगा, ऐसे यहाँ पर क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती जाएगी, 5' फोस्फेट इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का होगा, और 3' ग्रुप जो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा उसका,
उनके बीच में यहाँ पर क्या होगा, अटैक यहाँ पर होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, और ऐसे करके पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड है सिंथेसाइज होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है हमारे पास पॉलीमरेज एक्टिविटी। सो इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पर आएगी, ये तो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी जो पोल 1 के पास है, जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम होता है सबके पास यही एक्टिविटी होगी, क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम है इट कैन ट्रेवल फ्रॉम 5' to 3' ओनली। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब सेकेंड हम देखेंगे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब देखो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस 5' to 3', 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है क्या। अब एक चीज देखो, हम न्यूक्लियसिस एंजाइम पढ़ते हैं। न्यूक्लियसिस एंजाइम क्या करता है, वो बेसिकली डीएनए को क्लीव करने का काम करता है। अब न्यूक्लियसिस एंजाइम भी हमारे कैसे होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और एक हमारे एंजाइम के साथ है एंडोन्यूक्लियस। दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक्सो एंड एंडो। अब हमें एंडो नहीं, अभी हमने एक्सो यहाँ पे देखना है। एक्सोन्यूक्लियसिस एंजाइम का मतलब क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड को एंड से क्लीव करेंगे। ठीक है, एंड से क्लीवेज यहाँ पर होगी, तो यहाँ पे एंजाइम क्या बनेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। अब एंड पे यहाँ पे क्या है, डीएनए के दो यहाँ पर होता है, एक 5' एंड पे क्लीवेज कर सकता है, और एक कैसे कर सकता है, 3' एंड पे क्लीवेज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, अब इस डीएनए स्ट्रैंड पे क्लीवेज कहां पर हो सकते हैं, एंड पे, या तो 5' एंड पर हो सकती है, या फिर कहां पे, 3' एंड पे। अब 5' एंड पर जो क्लीव करेगा वो एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, 5' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो 3' एंड पे क्लीव कर रहा है वो यहाँ पर क्या होगा, 3' एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब जो 5' वाला एंजाइम होगा, जब इसने क्या किया, 5' एंड पे क्लीवेज की, मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे 5' एंड क्रिएट होगा, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ये रिमूव करेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे होगा 5' एंड जनरेट होगा, फिर से न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करेगा, और यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये मूव कहाँ कर रहा है, ये मूव कर रहा है 5' से लेके कहाँ पे, 3' के डायरेक्शन में। तो हम इस एंजाइम को क्या बोल देंगे, ये एंजाइम हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पे क्या बनेगा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस बनेगा। अब ऐसे सेम देखो, अब ये जो 3' एंड पर होगा, ये न्यूक्लियसिस एंजाइम है, क्लीव किया, यहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीवेज हुई, न्यूक्लियोटाइड रिमूव, फिर यहाँ पे जनरेट होगा 3' एंड क्लीवेज, यहाँ पे ग्रुप रिमूव, फिर क्लीवेज, यहाँ पे क्या होगा, 3' एंड जनरेट होगा, फिर क्या करेगा, ग्रुप को रिमूव। अब ये कैसे मूव करेगा, ये मूव कर रहा है यहाँ पे 3' एंड से स्टार्ट हुआ और कहां पे जा रहा है, 5' एंड की तरफ। तो अब यहाँ पे कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा यहाँ पे 3' to 5', तो ये बन जाएगा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, ये बनेगी यहाँ पे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे बनेगा। अब देखो एक्सोन्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को क्लीव करेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पोल 1 एंजाइम है, मतलब जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम के पास पॉलीमराइजेशन के साथ साथ यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ये 5' to 3' डायरेक्शन में भी डीएनए को क्लीव कर सकता है एंड 3 to 5 भी डीएनए को क्लीव कर सकता है, मतलब दोनों एक्टिविटी इस एंजाइम के पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक चीज आता है कि ठीक है कि इस एंजाइम के पास दोनों एक्टिविटीज है, 5' to 3 भी है, 3 to 5 भी है, बट रेप्लिकेशन में कहां पे रिक्वायरमेंट होगी, इन एक्टिविटीज की। ठीक है, इसी से हमें मतलब क्लियर हो जाएगा कि मतलब इसके पास तीनों एक्टिविटी की जरूरत क्यों है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो 5' to 3' न्यूक्लियस एक्टिविटी है ये रेप्लिकेशन में क्यों रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत है। अब एक चीज देखो, अब यहां पे सिंथेसाइज किया हमने डीएनए, ठीक है, ये डीएनए यहां पर है, डीएनए हमें पता है कि किससे यहां पर आएगा, प्राइमर ऐड होगा, प्राइमर ऐड होगा और इसी के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमर यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पे साथ में क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज। ठीक है, ब्लू कलर से प्राइमर को रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा प्राइमर। अब हम देखें, ये यहाँ पर होगा 5' डायरेक्शन, दिस वन इज 3', 3' एंड 5', राइट। अभी ये मैंने यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बनाया है।
अगर हम सेम यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड बनाएंगे तो हमें पता मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस पर क्या प्रेजेंट होगा हमारा प्राइमर। लेट्स सपोज इट इज अ लेगिंग स्ट्रैंड, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमर प्रेजेंट होगा। अब देखो जब यहाँ पे क्या है डीएनए सिंथेसाइज हुआ, अब हमें तो एक्चुअल में पूरा का पूरा यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ये कंसिस्ट होगा, मतलब ये रिक्वायरमेंट ये है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना, ठीक है, डीएनए हमें कंप्लीटली चाहिए। बट इस डीएनए में ये जो पार्ट की अगर हम बात करें, इफ इट इज अ लीडिंग स्ट्रैंड, तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा ये तो किससे कंसिस्ट होगा, ये कंसिस्ट होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, ये तो राइबोन्यूक्लियोटाइड से कंसिस्ट होगा। बट ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि डीएनए में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, है ना। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा डीएनए पूरा किसका बना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होगा। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है, अब यहाँ पे या तो क्या करो, कोई अलग से एंजाइम डाल दो, वो अलग से एंजाइम क्या करे, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दे। बट अलग से एंजाइम की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ पे इसको क्लीव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एंजाइम है। वो एंजाइम यहाँ पे कौन सा है, एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। क्यों, क्योंकि पॉलीमरेज 1 के पास एक्टिविटी क्या है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब एक चीज देखो, अब ये जो प्राइमर बन रहा है, ये प्राइमर भी तो हमारा कैसे है, 5' to 3'। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, यहां से अब राइबोन्यूक्लियोटाइड को क्लीव करना है। अब ये एक्टिविटी यहाँ पे कौन से जा रही है, 5' to 3', मतलब 5' से स्टार्ट हुआ, क्या करना है यहाँ पे, क्लीव करना है, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड की क्लीवेज यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो अब यही एक्टिविटी को तो हम क्या बोल रहे हैं, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना, ठीक है। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर होगी, यही हमारी किसके पास है, पोल 1 के पास ये एक्टिविटी है। तो पोल 1 इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उसको किसी और एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए वो खुद के पास एक एक्टिविटी, और वो उसी एक्टिविटी का यूज करके क्या कर सकता है, प्राइमर को रिमूव कर सकता है। एंड एक्टिविटी यहाँ पे कौन सी होगी, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्लियर, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये क्या कर रहा है, 5' एंड से प्राइमर को रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब इसी रीजन की वजह से हम इस एक्टिविटी को बोलते हैं प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, ठीक है। इसी रीजन से यहां पर होगा प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, इसे बोलेंगे। क्लियर सबको, ठीक है। यहां पर क्या होगा, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी समझ में आया। अब क्वेश्चन बन जाता है कि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, इट इज द प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, ठीक है। 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, सेकंड यहाँ पे आता है 5' to 3' प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, हेल्प करेगी प्राइमर को रिमूव करने में, ठीक है। अब ये जो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है ना, ये सिर्फ किसके पास होती है, ये होती है सिर्फ पोल 1 के पास, ठीक है। पोल 1 ही एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है, और किसी एंजाइम के पास प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो पोल 1 यहाँ पे वर्सेटाइल है। अब इसी रीजन से कॉर्नबर्ग ने ये समझा कि इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी है, इसके पास यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, मतलब जिससे ये क्या कर रहा है, प्राइमर को रिमूव कर रहा है। तो मतलब जो मेन एप्लीकेशन करवा रहा है जरूर यही वाला एंजाइम होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे समझा कि ये प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है। अब ऐसे यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड एक्टिविटी हमारा यहाँ पर होगा, थर्ड है यहाँ पे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अब ये एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अब सेम ही है, देखो कंसेप्ट सेम। 3' to 5' मतलब उसको 3 to 5 डायरेक्शन में मूव करेगा, 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पे क्या बनेगी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब सेम हमारा यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, इस टेम्पलेट स्टैंड पर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइमर बाइंड किया, ये यहाँ पे 3' एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये मूव कर रहा है अपने 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से, और यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू स्ट्रैंड को यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, ये बन रहा है नया स्ट्रैंड, जैसे जैसे मूव करता जाएगा नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है, मूव करते करते यहाँ पर आ गया कोई मिसमैच, मतलब जैसे यहाँ पे
मिसमैच यहाँ पर हुआ, मतलब कोई भी टाइप का एरर यहाँ पर आ गया। जैसे देखो यहाँ पर जी था, अब जी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आना क्या चाहिए था सी, बट यहाँ पर क्या आ गया, सी की प्लेस पर यहाँ पर आ गया थाइमिन। ठीक है, थाइमिन यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पे एक एरर यहाँ पर हुआ, एप्लीकेशन एरर यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब इस एरर को रिमूव करने का काम भी यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे डीएनए पोल वन के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे वो आगे मूव करता जा रहा है ना, वो साथ साथ ये भी रीड करता जा रहा है कि यहाँ पे करेक्ट बेसिस ऐड हो रहा है या फिर नहीं, मतलब जो न्यू सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पर करेक्ट बेसिस की एडिशन यहाँ पर हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट बेस आएगा तो पॉलीमरेज एंजाइम के पास एक्टिविटी है कि अब वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, मतलब पीछे की तरफ वापस जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तो हमने पॉलीमरेज एंजाइम इसमें यहाँ पे बनाया हुआ, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम ने यहाँ पे इतना स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया। अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये यहाँ पे रीच किया। ठीक है, यहाँ पे रीच किया पॉलीमरेज एंजाइम, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, यहाँ पर आया एक मिसमैच, यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये मिसमैच नहीं होना चाहिए डीएनए में, क्योंकि ये तो क्या करेगा, जब रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा जी के यहाँ पे क्या आ सकता है, सी ही आ सकता है, टी यहाँ पर नहीं आ सकता। अब इसको यहाँ पे रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए होगा क्या, अभी जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा 3' to 5', क्योंकि इसको पीछे आना पड़ेगा ना, पीछे आना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इस बेस को यहाँ से रिमूव कर पाएगा। ठीक है, जब तक ये पीछे नहीं आएगा तो कैसे यहाँ पे क्या करेगा, मतलब क्या करेगा, रिमूव कैसे करेगा, तो इसको क्या पीछे आना पड़ेगा। जब ये पीछे यहाँ पर आएगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड है उसके किस डायरेक्शन में होगा, 3' to 5' डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब ये एंजाइम 3' to 5' डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको अब साथ में रिमूव करता जाएगा। जैसे ये पीछे मूव कर रहा है, यहाँ से क्लीव किया, क्लीवेज यहाँ पर हो रही है, और जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट बेस आएगा वहां तक ये क्या कर देगा, ये डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से क्लीव करेगा, क्लीवेज यहाँ पर होगी, और फिर यहाँ पे फिर वापस अब यहाँ पे क्या करेगा, ये गैप यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वापस से स्टैंड कैसे चलेगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ये डीएनए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी क्या आया था, यहाँ पे मिसमैच यहाँ पर आया, ये प्राइमर यहाँ पर होगा। अब ये वापस से पीछे की तरफ मूव किया, पीछे की तरफ मूव करके 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से पीछे की तरफ गया, और यहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को क्लीव, अब वापस से डीएनए स्ट्रैंड उतना हो गया। ठीक है, अब फिर से अब यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीमरेज एंजाइम होगा, ये पॉलीमरेज एंजाइम अब अपनी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से आगे मूव करेगा, और यहाँ पे फिर करेक्ट बेस की एडिशन करेगा। ठीक है, फिर अपने क्या करेगा, करेक्ट बेस की एडिशन यहाँ पे करेगा, मतलब अब जी के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे अब ये जो एंजाइम है ये क्या कर सकता है, वापस भी जा सकता है, जैसे 5' to 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वापस भी जाएगा। कब जा रहा है, यहाँ पे प्रूफ रीड करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी इनकरेक्ट यहाँ पर होगा उसको रिमूव करेगा यहाँ पे बाय द एक्टिविटी ऑफ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये एक्टिविटी यहाँ पर होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, कि एक्टिविटी क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से ही जो रेप्लिकेशन एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और यही प्रूफ रीडिंग जो एक्टिविटी है यही आगे क्या करती है, फिडेलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जो रेप्लिकेशन फिडेलिटी होता है वहां पर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक रेप्लिकेशन प्रोसेस सिंपल हो रही है, वहां पे एरर के चांसेस हो सकता है, लेकिन पॉलीमरेज एंजाइम के पास ये भी प्रॉपर्टी है कि जब रेप्लिकेशन यहाँ पर होगी तो उस टाइम पे वो क्या कर सकता है, प्रूफ रीड कर सकता है, और अगर कुछ भी एरर वहां पर होगा वापस अपने 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बैक ट्रैक करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, और यहां से क्या कर देगा, बेसिस को रिमूव कर देगा। ठीक है, बेसिस को रिमूव करेगा, बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होगी, और इस हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इनकरेक्ट बेस का वो क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर आती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर है, और इसी को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज इतना वर्सेटाइल एंजाइम था कि जिसमें यहाँ पे क्या तीनों एक्टिविटीज प्रेजेंट है, पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है,
एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी है, एंड सेकंड यहाँ पर क्या आता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी इसके पास होती है। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी यहाँ पर होगी। अब आगे भी जैसे हम और एंजाइम्स पढ़ेंगे ना, और एंजाइम्स में ये एक्टिविटीज ही नोट करना है कि कौन सी एक्टिविटी उनके पास है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। अब जैसे बताया कि ये जो एक्टिविटी तो सब एंजाइम में देखने को मिलेगी। अब डिफरेंस किस में आ सकता है, या तो क्या होगी इन दोनों एक्टिविटीज में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस हो भी सकती है, नहीं भी होगी। सेम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट पोल 1 के पास तीनों एक्टिविटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि जो पोल 1 यहाँ पर है, पोल 1 यहाँ पे क्या करते हैं 3 एक्टिविटीज को प्रोसेस करता है, तीनों इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस डायग्राम में ये बताया कि जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है वो कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड करते हैं, तो पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डायरेक्शन मतलब ये एक्टिविटी यहाँ पे कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, सेम जैसे अभी बताया था सेम ही होगा। देखो यहाँ पे प्राइमर है, प्राइमर का 3 प्राइम OH यहाँ पे भी प्राइमर का क्या 3 प्राइम OH यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ट्राइफोस्फेट यहाँ पर आ रहा है, देखो 3 फोस्फेट यहाँ पर है। ठीक है, 3 फोस्फेट यहाँ पर है। अब इसका फोस्फेट क्या कर रहा है, मतलब फोस्फेट ग्रुप की हेल्प से यहाँ पर क्या हो रहा है OH के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, 3 फोस्फेट ग्रुप आए। अब एक तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 फोस्फेट ग्रुप यहाँ से क्या करते हैं रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या हो गया ऐड हो गया। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफोस्फेट की एडिशन हो जाएगी एंड पैराफोस्फेट यहाँ से क्या होगा रिलीज होगा। ठीक है, अब ये फोस्फेट यहाँ पर है। अब इन तीनों फोस्फेट का भी अगर हम देखें ना, जैसे ये 3 फोस्फेट प्रेजेंट है, लेट्स सपोज ये प्रेजेंट है यहाँ पे एडिनोसिन के साथ। एडिनोसिन हमारा यहाँ पे क्या होगा एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, जिसमें एडेनिन बेस और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये डिओक्सी करते हैं इसको क्योंकि हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा डिओक्सी एडिनोसिन, जिसमें डिओक्सी राइबो शुगर होगी प्लस में यहाँ पे एडेनिन यहाँ पर होगा। अब ये जो 3 फोस्फेट होते हैं, ये फोस्फेट हमारे होते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 फोस्फेट यहाँ पे क्या अल्फा बीटा गामा यहाँ पर होता है। तो जब एडिशन यहाँ पर होती है, तो एडिशन के टाइम पर ये जो बीटा और जो गामा है ये तो क्या करते हैं रिलीज हो जाता है। मतलब अब ये जो पैराफोस्फेट यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पे कौन सा रिलीज हो रहा है बीटा एंड गामा रिलीज हो रहा है। ठीक है, बीटा गामा रिलीज यहाँ पर होगा और अल्फा जो फोस्फेट होगा ये हमारा किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा हमारा DNMP। ठीक है, मोनोफोस्फेट का पार्ट यहाँ पर होगा। तो बेसिकली ये जो फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे जो ऐड हुआ, मतलब यहाँ पे जो ये चेन बन रही है डीएनए की, तो यहाँ पे ये सब कौन से फोस्फेट ग्रुप है अल्फा 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 फोस्फेट ग्रुप है। और बीटा गामा यहाँ पे क्या करता है पैराफोस्फेट यहाँ से क्या करता है रिलीज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम हो वो अपनी इसे एक्टिविटी से यहाँ पे क्या करता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे करता है। ट्राइफोस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से यहाँ पे क्या होता है मोनोफोस्फेट की एडिशन होगी और जो पैराफोस्फेट है वो क्या करता है यहाँ से रिलीज हो जाता है। एक्टिविटी कौन सी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पोल 1 के भी हम बात कर रहे हैं। जो पॉलीमरेज एंजाइम पोल 1 है, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल आता है ना, ये रोल प्ले करता है इन निक ट्रांसलेशन। पोल 1 का जो एक इंपॉर्टेंट रोल आता है ये किसमें रोल प्ले करता है निक ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये निक ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होती है, निक ट्रांसलेशन में ये कैसे रोल प्ले करता है। अब देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए यहाँ पर हुआ। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पर एक निक क्रिएट हुआ, निक यहाँ पे जनरेट हुआ। निक का मतलब होता है जब एक फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड क्लीव हो जाता है ना, ये जो ये बना यहाँ पे ये निक, एक सिंगल फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड के ब्रेक से यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ, तो इसे यहाँ पे निक बोलते हैं। ये निक क्रिएट हो गया। अब निक क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री हो गया और यहाँ पर ये OH ग्रुप यहाँ पर फ्री हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पॉलीमरेज एंजाइम पोल 1 एंजाइम। अब एक चीज समझो, ये यहाँ पे क्या होगा इसका 3 प्राइम एंड ये यहाँ पर होगा 5 प्राइम एंड। अब क्या करेगा यहाँ पे इस निक को, मतलब इसको यहाँ पे क्या करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए
अब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर हमारा पॉलीमरेज एंजाइम आता है और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए के सिंथेसिस करता है। डीएनए के सिंथेसिस कैसे, मतलब ये जो 3' एंड होगा, जो ये फ्री 3' एंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करना स्टार्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पे 3' एंड पे क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे स्टार्ट की। और ये जो ओल्ड स्ट्रैंड, मतलब ये वाला जो स्ट्रैंड यहाँ पर है, ये ओल्ड स्ट्रैंड जो है, इस ओल्ड स्ट्रैंड की यहाँ पर क्या हो रही है, डिग्रेडेशन। ये देखो पहले, ये देखो इतना स्ट्रैंड नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे डिग्रेड हो चुका है। अब यहाँ से क्या होता जा रहा है, ये ओल्ड स्ट्रैंड तो डिग्रेड करता जा रहा है और इसके प्लेस में यहाँ पे क्या होता जा रहा है, न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब न्यू स्ट्रैंड को जो सिंथेसाइज कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस एक्टिविटी से कर रहा है, अपनी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी से, ठीक है। इस एक्टिविटी से तो क्या कर रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को क्या करेगा, ये सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। अब सेम जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड के डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, 5' और ये 3, तो अपने 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से जब ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में रिमूव हो रहे हैं, 5' to 3' डायरेक्शन में रिमूव हो रहे हैं। तो एक्टिविटी यहाँ पे कौन सी आ रही है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो जो निक ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, निक ट्रांसलेशन प्रोसेस करती क्या है, ये जो एक पार्ट जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड होता है, उसको रिप्लेस कर देती है किसके साथ, विद दी न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल, ठीक है। कि मतलब ये जैसे ये फ्रेगमेंट यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड का, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस यहाँ पर होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड से यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पे, दो एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, एक 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इन दोनों एक्टिविटी से ये पोल1 एंजाइम क्या करता है, प्रोसेस करता है निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन से होता क्या है, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस गैप को फिल किया जाता है, मतलब ये यहाँ पे फिलिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे निक ट्रांसलेशन में ओल्ड स्ट्रैंड को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस किससे कर रहे हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड से यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोसेस निक ट्रांसलेशन। और पोल1 जो एंजाइम है, डीएनए पोल1, वो ये एक्टिविटी करता है, मतलब निक ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोल1 एंजाइम, ठीक है। पोल1 एंजाइम यहाँ पर होगा। तो पोल1 निक ट्रांसलेशन में दो एक्टिविटी है, 5' to 3' पॉलीमरेज एंड यहाँ पे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। क्वेश्चन बन जाता है कि जो निक ट्रांसलेशन प्रोसेस है, कौन से दो एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, 5' to 3' पॉलीमरेज है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर होगा। और पोल1 एंजाइम का फंक्शन यहाँ पर है निक ट्रांसलेशन, ठीक है। ये गैप किसी भी रीजन से क्रिएट हो सकता है, मतलब निक किसी भी रीजन से क्रिएट हो सकता है, जैसे कोई भी डैमेज यहाँ पर हो सकता है, किसी भी वजह से यहाँ पे निक क्रिएट हुआ, तो तब उसको निक ट्रांसलेशन प्रोसेस कौन करेगा, वहां पे पोल1 एंजाइम आता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम की 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, 3 प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखा। फिर पॉलीमरेज एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, निक ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आती है डीएनए पोल1 की। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि डीएनए हैज लो प्रोसेसिविटी। पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा। नेक्स्ट यहाँ पर है डीएनए हैज लो प्रोसेसिविटी एंड लो पॉलीमराइजेशन रेट। अब यही एक रीजन था कि इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की लो प्रोसेसिविटी है एंड लो पॉलीमराइजेशन रेट है। डीएनए पोल1 इज नॉट द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। डीएनए पोल1 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट इज इट हैज लो प्रोसेसिविटी एंड लो पॉलीमराइजेशन रेट। नाउ व्हाट इज प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है? प्रोसेसिविटी को ऐसे समझते हैं, दिस इज आर डीएनए, ठीक है। इसके साथ अब यहां पे बाइंड किया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये यहां पे क्या ऐड करेगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। सो प्रोसेसिविटी क्या होता है? प्रोसेसिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम। किसी भी एंजाइम की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी यहां पे क्या होगी? ये है प्रोसेसिविटी इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड added by enzyme upon single binding, ठीक है, अपॉन सिंगल बाइंडिंग। कि जैसे ये एंजाइम एक बार बाइंड किया, एक बार बाइंड करके वो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है उसे हम बोलते हैं एंजाइम की प्रोसेसिविटी, ठीक है। इसको ऐसे समझो
जैसे कि डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब इसके साथ ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आके बाइंड किया। अब जैसे ये बाइंड किया, अब इसने सिंगल बाइंडिंग पे ये बाइंड करा यहाँ पर एट अ टाइम, उस मोमेंट पे कितने न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड कर पा रहा है, वो होती है प्रोसेसिविटी। जैसे पोल 1 की प्रोसेसिविटी यहाँ पे क्या 200 न्यूक्लियोटाइड, मतलब जितने टाइम ये इतने पोजीशन पे बाइंड रहेगा सिंगल बाइंडिंग पे ये कितने न्यूक्लियोटाइड को एट अ टाइम ऐड कर सकता है, 200 न्यूक्लियोटाइड को, मतलब सिंगल बाइंडिंग पर वो 200 न्यूक्लियोटाइड को वहां पे ऐड कर सकता है। फिर जैसे ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज मूव किया, यहाँ पर आया। अब यहाँ पे मूव करके फिर से यहाँ पे क्या करेगा, ये सिंगल बाइंडिंग, नेक्स्ट लोकेशन पर अब सिंगल बाइंडिंग यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे फिर से कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, एक बाइंडिंग पर 200। फिर ये मूव करेगा, फिर नेक्स्ट बाइंडिंग होगी, फिर कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, 200। और ये प्रोसेसिविटी बहुत कम है, ठीक है। मतलब अगर इतनी प्रोसेसिविटी किसी एंजाइम की होगी तो रेप्लिकेशन रैपिडली नहीं होगी, रेप्लिकेशन बहुत स्लोअर रेट पर होगी, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही बार में 200 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पा रहा है। फिर उसको नेक्स्ट लोकेशन पर मूव करना पड़ रहा है, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करेगा, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड को मतलब क्या करेगा, वहां पे ऐड करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे मूवमेंट होगी किसकी, पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। ये तो हमारा प्रोसेसिविटी यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे पोलीमराइजेशन रेट। पोलीमराइजेशन रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी हमने किया कि सिंगल बाइंडिंग पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, एंड पोलीमराइजेशन रेट इज द कि कितना, मतलब जैसे पर सेकेंड कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। जैसे यहाँ पर सेकेंड पे कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, 20 न्यूक्लियोटाइड। वैसे भी जब भी हम रेट ऐड कर देते हैं, रेट का मतलब हमारा होता है हम टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो पोलीमराइजेशन यहाँ पर हो रहा है, पोलीमराइजेशन को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, टाइम के साथ, कि पर सेकेंड कितने न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर होती है। तो ये जो एंजाइम है ये 1 सेकेंड में 20 न्यूक्लियोटाइड को ही ऐड कर सकता है, और सिंगल बाइंडिंग में सिर्फ 200 न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे कर सकता है। और ये यहाँ पर इसके आती है लो प्रोसेसिविटी यहाँ पर होता है, एंड लो पोलीमराइजेशन रेट यहाँ पर होगा। इसी रीजन से इट इज नॉट द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ठीक है। अब जैसे हम आगे देखते जाएंगे ना, तो हम वहां पे देखेंगे कि जो पोल 3 हमारा एंजाइम है, पोल 3 एंजाइम की प्रोसेसिविटी भी हाई है, उसका पोलीमराइजेशन रेट भी हाई है, और इसी रीजन से वो क्या बनता है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट फीचर यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट फीचर ये है कि जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पोल 1 एंजाइम है, पोल 1 एंजाइम को प्रोटीएजेस से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, ये हमारा यहाँ पे क्या है, पोल 1 एंजाइम। अब पोल 1 एंजाइम को ट्रीट किया विद दी प्रोटीएजेस एंजाइम। प्रोटीएजेस कैन बी सब्टिलिसिन एंड ट्रिप्सिन, यहाँ पे किसी भी एंजाइम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं। अब जब पोल 1 एंजाइम की क्लीवेज होगी तो वो 2 फ्रेगमेंट बनाता है, वन इज लार्ज फ्रेगमेंट, ठीक है, एक लार्ज फ्रेगमेंट बनता है, एंड अनदर इज स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। एक लार्ज बनेगा एंड अनदर वन इज स्मॉल। लार्ज फ्रेगमेंट होता है इज दिस सी टर्मिनल, क्योंकि प्रोटीजेस एंजाइम ने प्रोटीन को क्लीव कर रहा है, और प्रोटीन के क्या होता है, एन एंड सी टर्मिनल। तो एक लार्ज सी टर्मिनल फ्रेगमेंट बनता है, एंड अनदर स्मॉल यहाँ पे बनता है एन टर्मिनल फ्रेगमेंट। ये कॉर्नबर्ग ने किया था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इनको किससे ट्रीट करवा दिया, एंजाइम से ट्रीट किया। एंजाइम से ट्रीट करने के बाद क्या मिले, 2 फ्रेगमेंट्स मिले, वन इज लार्जर वन एंड अनदर वन इज स्मॉलर वन फ्रेगमेंट। लार्जर वन यहाँ पे क्या है, सी टर्मिनल है, एंड यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट क्या, एन टर्मिनल। अब ये जो लार्ज फ्रेगमेंट यहाँ पे था, इसी को यहाँ पे बोला गया, इसी को यहाँ पर बोला क्लीनाउ फ्रेगमेंट, ठीक है, इसी को बोला यहाँ पे क्लीनाउ फ्रेगमेंट। और यही जो क्लीनाउ फ्रेगमेंट है ना, इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आरडीटी है, आरडीटी में इसी क्लीनाउ फ्रेगमेंट को यूज करते हैं। अब ये जो क्लीनाउ फ्रेगमेंट है, इसके पास क्या होती है, इट हैज 2 एक्टिविटी। जैसे अभी पोल 1 के पास 3 एक्टिविटी थी, अब हमने एंजाइम को डाइजेस्ट कर दिया, 2 पार्ट यहाँ पे बन गई। अब एक पार्ट के पास कुछ एक्टिविटी रहेगी एंड दूसरे पार्ट के पास कुछ एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। तो जो यहाँ पे लार्जर था, इसके पास एक्टिविटी यहाँ पे थी, इसके पास एक्टिविटी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलीमरेज, एंड अनदर एक्टिविटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। अब कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर होगी, एक तो पोलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी, एंड अनदर वन इज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो लार्जर फ्रेगमेंट के पास 2 एक्टिविटी है, पोलीमराइजेशन है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट यहाँ पर हुआ, इस स्मॉल फ्रेगमेंट के पास एक ही एक्टिविटी थी यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, प्राइमर रिमूवल। तो स्मॉल फ्रेगमेंट के पास प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी एंड लार्ज फ्रेगमेंट के पास पोलिमराइजेशन एज वेल एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट थी। और इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट। तो क्वेश्चन में क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट आता है। ठीक है, ये नेम दिया होता है कि क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट है क्या, कुछ नहीं है, पॉलीमरेज एंजाइम ही है, बस उसको क्लीव कर दिया तो 2 यूनिट्स यहाँ पे बनी। तो लार्जर वाली को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट। एंड स्मॉल वाली के पास एक्टिविटी यहाँ पे कौन सी है, स्मॉल वाले के पास एक्टिविटी यहाँ पे प्राइमर रिमूवल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पोल 1 की क्लीवेज का यहाँ पर आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, अभी जो पोल 1 एंजाइम है इसके लिए यहाँ पे जीन है और जीन यहाँ पर होता है पोल ए। ठीक है, तो अब हम जीन भी देख रहे हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट जीन यहाँ पर आया पोल ए जीन। पोल ए जीन इज फॉर दी पोल 1 एंजाइम। तो पोल 1 एंजाइम के लिए पोल ए जीन होगा जो क्या करता है, एनकोड यहाँ पे करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोल 1 एंजाइम। पोल 1 की हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस की है कि कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे तीनों एक्टिविटीज का क्या मतलब, मेन फंक्शन यहाँ पर होता है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, निक ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता है, मेन पोलिमराइजिंग एंजाइम नहीं है क्योंकि इसकी लो प्रोसेसिबिलिटी है और लो पोलिमराइजेशन रेट है। प्रोसेसिबिलिटी कितनी, अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड की, और पोलिमराइजेशन रेट भी कितना है, अबाउट कितना होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। सो इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम हमारा आता है। नेक्स्ट एंजाइम हम करेंगे पोल 2 एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा पोल 2। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पोल 2 एंजाइम मोनोमेरिक प्रोटीन, जैसे हमने जस्ट कैसे किया था, पोल 1 किया, पोल 1 वाज आल्सो मोनोमेरिक, पोल 2 इज आल्सो मोनोमेरिक प्रोटीन। पोल 2 हैज 5' to 3' polymerase activity and 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, ये एंड होगा। एंड यहाँ पर क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। एंड यहाँ पे क्या है, पोलिमराइजिंग एक्टिविटी है। अब कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, इट डू नॉट हैव 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब इसके पास अब प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस नहीं, मतलब प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमर रिमूव होता है वो पोल 1 एंजाइम करता है। और जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स में जो प्राइमर रिमूव करता है 2 एंजाइम्स आते हैं, आरएनएस एच आता है एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम आता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में प्राइमर रिमूव बाय पोल 1 एंजाइम, इन यूकैरियोट्स प्राइमर रिमूवल बाय द आरएनएस एच एंड द फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये जो पोल 2 एंजाइम है, इट ऑल्सो हैज लो प्रोसेसिविटी एंड लो पोलिमराइजेशन रेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेनली हेल्प इन द रेप्लिकेशन। इसी रीजन से इसका कोई भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, लो प्रोसेसिविटी लो पोलिमराइजेशन है। इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे ये मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, डीएनए रिपेयर में। डीएनए रिपेयर में ऑल्टरनेट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, पोल 2 वहां पर यूज होता है क्योंकि प्रोसेसिविटी कम है, पॉलीमराइजेशन रेट कम है। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा जीनोम हमें रेप्लिकेट करना है, तो पूरा जीनोम रेप्लिकेट करने के लिए हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जिसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा हो, मतलब सिंगल बाइंडिंग पे वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाए। एंड सेकेंड हमें क्या चाहिए, उसका पोलिमराइजेशन रेट हाई चाहिए, मतलब पर सेकेंड वो लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाए, क्योंकि इतने जीनोम को बहुत मतलब कम टाइम में क्या करना, रेप्लिकेट करना है। अब वैसे भी इक्वलाई है, इक्वलाई में तो रेप्लिकेशन वैसे भी फास्ट होनी है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, जल्दी मल्टीप्लाई वहां पे करेगा। तो ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाईली प्रोसेसिव हो। ठीक है, तो इसी रीजन से पोल 2 में रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं होगा। अब पोल 2 के लिए जो जीन यहाँ पर आता है, जीन यहाँ पर होगा पोल बी। पोल 1 के लिए जीन हमने क्या, पोल ए। पोल 2 के लिए जीन यहाँ पर आता है पोल बी एंजाइम यहाँ पर होगा। सो ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं, पोल 2 एंजाइम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे थर्ड एंजाइम यहाँ पर आता है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसके बारे में हम काफी कुछ देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और भी फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो थर्ड एंजाइम यहाँ पर आता है पोल 3। ठीक है, थर्ड यहाँ पे पोल 3 एंजाइम होगा। पोल 3 एंजाइम एनकोडेड बाय पोल सी। अब ये पोल सी जो जीन है ना, ये भी हम देखेंगे कि कैसे, कहां पर हम इसको ऐसा क्यों जनरली बोला जाता है कि जो पोल 3 एंजाइम है ये पोल सी से होता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो इसके डिफरेंट जीन्स आते हैं। ठीक है, अब इट इज द मेन पोलिमराइजिंग एंजाइम, मेन पोलिमराइजिंग एंजाइम है। अब ये जो पोल 3 एंजाइम है, ये क्या एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अभी तक हमने जो दोनों एंजाइम किए वो क्या थे, मोनोमरिक,
एक ही यूनिट प्रेजेंट थी। बट जो पोल 3 एंजाइम है ये मल्टीमरिक एंजाइम है। मल्टीमरिक एंजाइम किससे कंसिस्ट है? 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से कंसिस्ट है। मतलब मल्टीमरिक में भी ये क्या है, यहाँ पे इसकी 10 सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मल्टीमरिक में भी इसके यहाँ पे क्या है, 10 सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस एंजाइम की। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम में क्या है, हाई पोलिमराइजेशन रेट एंड हाई प्रोसेसिविटी। अब इसकी प्रोसेसिविटी भी ज्यादा है और इसका पोलिमराइजेशन रेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये क्या कर सकता है, पोलिमराइजेशन रेट में ये पर सेकेंड 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। पोल 1 जो था वो सिर्फ कुछ 20 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पा रहा था। पोल 2 भी बहुत कम न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाता है, लेकिन जो पोल 3 यहाँ पर होता है वो यहाँ पे पर सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, ऐड यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अब ये जो 10 डिफरेंट सबयूनिट का ये एंजाइम बना हुआ है, 10 डिफरेंट सबयूनिट में भी अब ये 10 सबयूनिट्स आपस में मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज देखो, हम होलो एंजाइम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम यूज करते हैं ना। होलो एंजाइम में हम क्या देखते हैं, होलो एंजाइम में हमारा यहाँ पर क्या जाता है कि एक तो कुछ यहाँ पे क्या होगा, मेन एंजाइमेटिक पार्ट यहाँ पर होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, कैटालिटिक कोर प्रेजेंट होगी। कैटालिटिक कोर का मतलब क्या है कि जो मेन यहाँ पर क्या कर रही होगी, इसका कैटालिसिस परफॉर्म करेगी, मतलब जो मेन पॉलीमराइजेशन करवाएगी। सेकेंड जो यहाँ पे इसका पार्ट होगा, वो पार्ट यहाँ पे क्या होगा, इसका एसोसिएटेड फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर एसोसिएटेड पार्ट होंगे जो मेन कैटालिटिक कोर का पार्ट नहीं है, बस ऐसे एसोसिएटेड है, मतलब कुछ एडिशनल फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटेड कंपोनेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, एडिशनल पार्ट यहाँ पर होंगे। और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, कैटालिटिक कोर के पास तो मेन क्या है यहाँ पे एक्टिविटी, जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा, बट ये वैसे हेल्प कर रहा है कुछ अनदर एक्टिविटीज में। इन दोनों से मिलकर हमारा यहाँ पे क्या बनता है, होलो एंजाइम यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब इसी होलो एंजाइम को अब हमने डिटेल में देखना है कि जो पोल 3 एंजाइम होगा, इसमें होलो एंजाइम में कैटालिटिक कोर के क्या पार्ट है और इसके साथ एसोसिएटेड कंपोनेंट यहाँ पे क्या होता है। तो होलो एंजाइम यहाँ पे क्या है, होलो एंजाइम इन विच कोर एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द एडिशनल कंपोनेंट। तो इन दोनों से मिलकर यहाँ पे क्या बन रहा है, होलो एंजाइम। ठीक है, सो अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम अभी हमें समझ में है कि इसको होलो एंजाइम क्यों बोला जाता है। अब ये जो होलो एंजाइम है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, 4 कंपोनेंट यहाँ पर आते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे होलो एंजाइम में। अब 4 कंपोनेंट यहाँ पे कैसा आता है, फर्स्ट यहाँ पर आता है 3 कॉपीज ऑफ कैटालिटिक कोर। 3 कॉपीज तो किसकी प्रेजेंट है, कैटालिटिक कोर की। अब 3 कॉपीज कैटालिटिक कोर की है एंड ईच कैटालिटिक कोर हैज अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा। ठीक है, कैटालिटिक कोर यहाँ पे कितने, 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 कैटालिटिक कोर, सेकेंड कैटालिटिक कोर एंड यहाँ पे क्या है, थर्ड कैटालिटिक कोर। ठीक है, सीसी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे कैटालिटिक कोर 1, कैटालिटिक कोर 2 एंड 3। अब 1 में क्या प्रेजेंट है, 1 में प्रेजेंट है अल्फा प्रेजेंट है, इसमें एप्सिलॉन प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है। सेम फॉर द कैटालिटिक 2, अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे क्या होगा, कैटालिटिक कोर का पार्ट। अब ये जो है यहाँ पे और कंपोनेंट है, ये यहाँ पे क्या है, इसके एसोसिएटेड कंपोनेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल कंपोनेंट जो मेन कैटालिटिक कोर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब 3 कॉपीज कैटालिटिक कोर की, तो इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, 3 कॉपीज ऑफ टाउ प्रोटीन। ये यहाँ पे क्या, टाउ प्रोटीन यहाँ पर होगा। 3 कॉपीज टाउ प्रोटीन, 1 कॉपी ऑफ 5 सब यूनिट स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, 1 कॉपी ऑफ क्लैंप लोडर। ठीक है, क्लैंप लोडर 1 कॉपी किसकी प्रेजेंट है, क्लैंप लोडर। तो देखो 1 कॉपी स्लाइडिंग क्लैंप हमारा यहाँ पर होता है ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, 1 यहाँ पे क्या है, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, फिर एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1 कॉपी प्रेजेंट है क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर ये खुद से किस का बना होता है, 5 सब यूनिट से कंसिस्ट होता है। ठीक है, 5 सब यूनिट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है गामा, डेल्टा, काई, साई, डेल्टा प्राइम। 5 सब यूनिट ये प्रेजेंट है गामा, डेल्टा, काई, साई, डेल्टा प्राइम, और इन 5 सब यूनिट्स को टुगेदर क्या बोला जाता है, गामा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन्हें टुगेदर यहाँ पे क्या बोलते हैं, गामा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो
हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंजाइम है होलो एंजाइम हमारा किससे कंसिस्ट है, 10 सब यूनिट से कंसिस्ट है। अब 10 में देखो यहाँ पे कैसे 3 तो सब यूनिट हमारी किसमें, कैटालिटिक कोर में। ये 3 सब यूनिट हुई ना, ये जैसे कि 1 2 3 3 सब यूनिट कैटालिटिक कोर। फोर्थ यहाँ पे क्या आता है हमारा टॉप प्रोटीन, फोर्थ यहाँ पे क्या है टॉप प्रोटीन। फिफ्थ यहाँ पे क्या आता है हमारा बीटा क्लैम्प, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या बीटा क्लैम्प हुआ एंड प्लस में गामा कॉम्प्लेक्स। गामा कॉम्प्लेक्स में भी टोटल कितनी प्रेजेंट है, 5 सब यूनिट प्रेजेंट है। तो टोटल हमारा कितना होगा यहाँ पे 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। ये चीज तो हमने क्या था कि जो हमारा होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम मतलब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है किससे कंसिस्ट है, 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से कंसिस्ट है। और 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे कौन कौन सी, अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, देन टाउ, फिर यहाँ पे बीटा आ जाता है, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 कौन सी है, गामा, डेल्टा, काई, साई एंड डेल्टा प्राइम। तो टोटल यहाँ पे कितनी बनती है, 10 डिफरेंट सब यूनिट है, ठीक है। अब इसमें भी जो कैटालिटिक कोर है, कैटालिटिक कोर में भी 3 कॉपीज प्रेजेंट है, 3 कॉपीज में ईच में 3 यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर 3 कॉपीज टॉप प्रोटीन की, 1 कॉपी हमारी स्लाइडिंग क्लैम्प की एंड 1 कॉपी यहाँ पे किसकी प्रेजेंट है, क्लैम्प लोडर या फिर किसकी, गामा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लैम्प लोडर यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी हम इसके फंक्शंस पे देखेंगे कि तीनों ये जो यूनिट्स यहाँ पर इनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है या फिर इनकी एसोसिएशन कैसे है। एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखते हैं। देखो ये अब हमारा यहाँ पे ये है हमारा डीएनए पोल 3, ये एंजाइम है डीएनए पोल 3 और ये आपका जो डायग्राम लिया गया है ये वॉटसन बुक से लिया है, ठीक है। डीएनए पोल 3 वॉटसन से लिया। अब इसमें देखो अब ये जो यहाँ पे है ये यहाँ पे क्या पोल 3 कोर मतलब 1 कैटालिटिक कोर, सेकेंड कैटालिटिक कोर एंड द थर्ड कैटालिटिक कोर, ठीक है। 3 कैटालिटिक कोर यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ईच कैटालिटिक कोर में क्या है, अल्फा प्रेजेंट है, एप्सिलॉन प्रेजेंट है एंड क्या प्रेजेंट होगा, थीटा यूनिट प्रेजेंट है। सेम अल्फा प्रेजेंट होगा, एप्सिलॉन प्रेजेंट होगा एंड क्या प्रेजेंट है, थीटा, ठीक है। अल्फा प्रेजेंट है, एप्सिलॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीन कॉपीज यहाँ पे किसके प्रेजेंट है, टॉप प्रोटीन की, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, टॉप प्रोटीन यहाँ पर है। फिर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्लैम्प लोडर, ये क्या है, स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर। अब स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर में हमने क्या किया, 5 यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है। 5 कौन कौन सी, गामा प्रेजेंट है, ठीक है, डेल्टा प्रेजेंट है, डेल्टा प्राइम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे काई प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साई। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये कॉम्प्लेक्स ही हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये गामा कॉम्प्लेक्स हुआ ना। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही क्या है, गामा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गामा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा का पूरा पार्ट। और ये यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग क्लैम्प और ये स्लाइडिंग क्लैम्प भी हमारा यहाँ पे क्या है, बीटा क्लैम्प। स्लाइडिंग क्लैम्प होगा और ये क्लैम्प यहाँ पे क्या, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी तो हमने इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखे कि ये स्ट्रक्चरली कैसे कंसिस्ट होता है पोल 3 एंजाइम। अब इनके फंक्शन देखते हैं। अब फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि फंक्शन से, ठीक है। क्वेश्चन बनता है पॉलीमरेज एंजाइम में म्यूटेशन किसी भी यूनिट में कर सकते हो उसका, फिर वहां पे रिजल्ट वहां पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस वहां पे क्या होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कैटालिटिक कोर। कैटालिटिक कोर में फर्स्ट यहाँ पे क्या, अल्फा प्रेजेंट है। तो अल्फा के पास यहाँ पर होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। इसी रीजन से इसको बोलता है कैटालिटिक कोर, क्योंकि ये क्या करेगी कैटालिसिस। कैटालिसिस मतलब पॉलीमराइजेशन करेगी, ठीक है। तो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी इसके पास प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट है यहाँ पे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के पास यहाँ पे क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब हमें पता है ये कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे कैसे होगी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी जो थीटा है, थीटा का एज सच कोई फंक्शन नहीं होता, बट ये क्या करती है, प्रूफ रीडिंग जो एक्टिविटी है एप्सिलॉन की उसे एनहांस करती है, ठीक है। इसका सिर्फ एनहांसमेंट का फंक्शन है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को। अब देखो 3 यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है, एप्सिलॉन प्रेजेंट है, थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तीनों का फंक्शन यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से एक चीज यहाँ पे बनता है, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब ये तीनों की तीनों जो यूनिट है ना सेपरेबल है, मतलब सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट हम कर सकते हैं। अल्फा सब यूनिट को आइसोलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन को आइसोलेट कर सकते हैं, थीटा को आइसोलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो कैटालिटिक कोर है इसमें से यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा सब यूनिट को रिमूव किया। एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक म्यूटेंट क्रिएट किया जिसमें थीटा सब यूनिट नहीं है, ठीक है।
अब थीटा सबनेट का फंक्शन यहाँ पे क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का। और यहाँ पे क्या देखा कि जैसे थीटा सबनेट को रिमूव किया तो यहाँ पे इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इफेक्ट होगी। ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे इफेक्टिव, मतलब अब पॉलीमरेज एंजाइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो थीटा है, थीटा इज एसेंशियल फॉर द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये खुद से प्रूफ रीड नहीं कर रहा, प्रूफ रीड एप्सिलॉन कर रहा है, लेकिन ये एनहांस कर उसकी एक्टिविटी को। अगर थीटा नहीं होगा तो एप्सिलॉन अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रूफ रीड नहीं करेगा। ठीक है, बेशक वहां पे प्रूफ रीडिंग के लिए एप्सिलॉन प्रेजेंट है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, बट वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो यहाँ पे कौन करता है, एप्सिलॉन, थीटा यहाँ पे करता है। तो थीटा को रिमूव करेंगे तो फिर भी वहां पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। तो ये चीज प्रूफ करता है कि थीटा इज एसेंशियल फॉर द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन हमारे यहाँ पे किसके आता है, ये तीन हम कैटालिटिक कोर का पार्ट यहाँ पर हुआ। अब सेकेंड हमारा यहाँ पर आता है, सेकेंड यहाँ पे टाउ प्रोटीन। अभी जो टाउ प्रोटीन होता है इसका काम होता है लिंक करने का। ठीक है, ये लिंक करना, मतलब जैसे कैटालिटिक कोर है ना, कैटालिटिक कोर को जो क्लैंप लोडर यहाँ पर हुआ इसके साथ एसोसिएट करने का काम है। तो अभी देखो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल लिंकर भी प्रेजेंट है जो एसोसिएट करता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन भी करता है। ठीक है, कैटालिटिक कोर को डाइमर बनाने का काम भी करता है, डाइमराइजेशन भी करता है। नेक्स्ट आता है बीटा सबनेट, यहाँ पर होगा बीटा सबनेट मतलब बीटा क्लैंप है। अब बीटा क्लैंप का फंक्शन यहाँ पे क्या है, लोडिंग द कोर इनटू टेम्पलेट। अब देखो एक ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए के साथ यहाँ पर क्या बाइंड करता है, यहाँ पर ये बाइंड किया बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, ये क्लैंप यहाँ पर बाइंड किया। अब ये जो क्लैंप है ना, इस क्लैंप का फंक्शन होता है कि ये जो यहाँ पे कोर यूनिट है, इन कोर यूनिट को, ये जो कोर यहाँ पर होगी, इन कोर को क्या करना है, यहाँ पे जो ये स्टैंड यहाँ पर होंगे, डीएनए स्टैंड टेम्पलेट, यहाँ पे लोड करवाने का काम है। मतलब ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप के बिना ये कैटालिटिक कोर डीएनए स्टैंड पे लोड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये डीएनए इसके ऊपर लोड करवाना है, किसको यहाँ पे लोड करवाना है, पॉलीमरेज एंजाइम की कैटालिटिक कोर को। तो वो लोड करवाने का काम कौन करता है, स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, लोड करेगा। अब उसके बाद अब देखो, अब ये जो डीएनए है इसको क्या करना है, मूव करना है, स्लाइड करना है ना। अब ये स्लाइड करके आगे मूव करेगा, तो उसको स्लाइड करवाने के लिए कुछ तो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, जो क्या कर रहा है, उस पॉलीमरेज एंजाइम को, कैटालिटिक कोर को स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। लोड करवाया, लोड करवाने के बाद अब वो स्लाइड करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो वहां पे कौन आता है, बीटा क्लैंप वहां पर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गामा कॉम्प्लेक्स। अभी जो गामा कॉम्प्लेक्स है, अब जो बीटा क्लैंप होता है ना, अब बीटा क्लैंप पे खुद से लोड नहीं होता, अब इस बीटा क्लैंप को भी लोड करने के लिए चाहिए। इसको लोड करने के लिए यहाँ पर आता है क्लैंप लोडर। क्लैंप का काम होगा कैटालिटिक कोर को लोड करना, उसकी स्लाइडिंग करवाना, मूव करना आगे की तरफ। क्लैंप को भी लोड करने के लिए वहां पर क्या होता है, लोडर वहां पे प्रेजेंट होगा, और वो लोडर यहाँ पे क्या है, क्लैंप लोडर, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, गामा कॉम्प्लेक्स आता है। गामा कॉम्प्लेक्स होगा जो क्या करता है, यहाँ पे क्लैंप की ओपन करता है। मतलब जैसे देखो ये है ना, यहाँ पे, यहाँ से ये अभी ओपन है, इसको ओपन करेगा, ओपन करके यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए स्टैंड पे प्लेस कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मतलब ओपन करेगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, ओपनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप ऑन डीएनए। ठीक है, और ये जो गामा कॉम्प्लेक्स होता है, गामा कॉम्प्लेक्स ये करता कैसे, इसके पास होती है एटीपीएस एक्टिविटी। एटीपीएस एक्टिविटी मतलब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है इस एक्टिविटी में, मतलब यहाँ पे डीएनए स्टैंड को लोड करने में। ठीक है, कौन हेल्प करता है यहाँ पे, डीएनए स्टैंड पर क्लैंप को लोड करने में हेल्प कर रहा है क्लैंप लोडर, और इसके पास एक्टिविटी यहाँ पर होती है एटीपीएस एक्टिविटी, मतलब एटीपी को ये कन्वर्ट करता है एडीपी में, मतलब यहाँ से एनर्जी को यूज करता है। एटीपीएस एक्टिविटी मतलब एटीपी की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कैटालिटिक, ये पोल 3 की सब यूनिट्स के बारे में यहाँ पर आता है कि कैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम था ये वॉटसन से लिया गया। ठीक है, वॉटसन में ऐसे यहाँ पे दिया होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करना ये चीज है, जो वॉटसन है, वॉटसन में यहाँ पे जो कैटालिटिक कोर है इनका नंबर दिया है 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर है। वॉटसन में कैटालिटिक कोर बताइए 3। ठीक है, इनिशियली ये समझा जाता था, मतलब ये माना जाता है कि जो कैटालिटिक कोर है इनका नंबर 2 ही है, 2 ही कैटालिटिक कोर होती है। तो 2 ही कैटालिटिक कोर है, तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना वो डाइमर बना पाता है।
ठीक है, ये सुना भी होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो डाइमर बनाता है। डाइमर जैसे देखो मैंने यहाँ पे भी बनाया डाइमर, तो मतलब यहाँ से एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, यहाँ से एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है। डाइमर का मतलब ये कि जो एक ये जो कैटालिटिक कोर है इट इज फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड एंड वन कैटालिटिक कोर इज फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक ऐसे था कि दो कैटालिटिक कोर प्रेजेंट है, दो कैटालिटिक कोर में एक तो यहाँ पे क्या कर रही है लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रही है एंड एक यहाँ पे क्या कर रही है लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रही है। इसी रीजन से जो टॉप प्रोटीन है ना इसको क्या बोलते हैं कि डाइमर बनाता है, मतलब कैटालिटिक कोर को एसोसिएट करने का काम करता है, उनका डाइमर बनाने का काम करता है। बट एक्चुअल में जो लेटेस्ट डिस्कवरी है, एज पर द लेटेस्ट डिस्कवरी कैटालिटिक कोर की यहाँ पे क्या होती है, कैटालिटिक कोर कितने होता है नंबर यहाँ पे तीन कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। 3 कॉपीज में से कैटालिटिक कोर की 3 कॉपीज है, 1 कॉपी फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड, 1 कॉपी तो यहाँ पे क्या करती है लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रही है। ठीक है, और जो 2 कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है कैटालिटिक कोर की, 2 कॉपीज यहाँ पे करती है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, ये सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। तो एक्चुअल में ये है अभी लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग 1 कॉपी फॉर द लीडिंग एंड 2 कॉपीज फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बट आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में ना डायग्राम ऐसे मिलेगा कि डाइमर बनाया हुआ मिलेगा। जैसे ये जो डायग्राम लिया हुआ है, ये वाला डायग्राम आपकी जीन की बुक से लिया है,